जी, नमस्कार। मैं एमज़िली सलीम कुमार गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ आपके अपने स्केलेटन नर्सिंग की इस ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पे। आप सभी को नमस्कार, आप सभी को गुड मॉर्निंग। आई होप सभी लोग आप अच्छे होंगे। आपकी तैयारियाँ जो हैं वो अच्छी चल रही होंगी एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग। हमारा जो एग्ज़ाम है नॉर्सेट का वो बहुत पास आ चुका है, हमारे सर पर आता जा रहा है धीरे-धीरे। तो आप लोगों को सभी को बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, अपने ड्रीम की तरफ अच्छी तरह से फ़ोकस होना है, सही वे में फ़ोकस होना है। आगे बात समझ में चलिए, तो आज की जो क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स के बारे में डील करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। बिल्कुल आराम से इस टॉपिक को समझना है, इस लेक्चर को समझना है, इस क्वेश्चन आंसर्स को समझना है। एक-एक क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसका आंसर अच्छे से करना है। क्वेश्चन नहीं आता है तो बार-बार पूछना है, कमेंट करके पूछना है और आते हैं तो प्लीज़ शांति से करेंगे। आगे बात समझ में लोड नहीं लेना है किसी भी प्रकार का। अगर कोई क्वेश्चन में डाउट रहता है तो प्लीज़ हमारे नंबर्स पे सपोर्टिव नंबर्स पे कमेंट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। आप डिस्क्रिप्शन के अंदर भी हमारे नंबर दिए हुए हैं। बाकी ये नंबर हैं हमारे। आप इन पे कॉल मैसेज करें, आपको हमारे एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ने के लिए आप यहाँ पे कमेंट या कॉल कर सकते हो, ताकि आपको वहाँ पे हम जोड़ सकें। क्योंकि वहाँ पे हम रोज़ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस चलती रहती है, वहाँ पे काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी क्वेश्चन सेंड करते हैं, जिससे आपकी कहीं न कहीं नॉलेज जो है वो अपग्रेड होती है। आगे बात समझ में? चलिए, हमारी क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ हम स्टार्ट करते हैं। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है। समझ में आ गई? कि सबके पास क्या होती है मेहनत करने का जज़्बा नहीं होता है, सबके पास नोट्स होते हैं, सबके पास सब कुछ होता है, लेकिन उनके पास मेहनत करने का जज़्बा नहीं होता है, लगन नहीं होती है। तो आपको वही लगन की ज़रूरत है, आपको वही जज़्बे की ज़रूरत है। आप सभी मेहनत तो कर रहे हो लेकिन सही डायरेक्शन के अंदर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उसका एनालिसिस आप कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, उस चीज़ का एनालिसिस जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी काम को लगातार करने से आपकी जीत जो है वो निश्चित हो जाती है। आगे बात समझ में तो आपको लगातार बने रहना है अपनी पढ़ाई के अंदर, अपने ड्रीम को ट्रू करने के लिए आपको बने रहना है उन चीज़ों के अंदर। आगे बात समझ में? चलिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी क्लास का आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है कि द फीटल हार्ट साउंड इज़ असेस्ड बाय डॉपलर। क्वेश्चन सिंपल है, क्वेश्चन सभी को आता है। कमेंट करेंगे फटाफट से कि फीटल हार्ट साउंड इज असेस्ड बाय द डॉपलर। व्हाई द डॉपलर? देखो, जो फीटल हार्ट साउंड की यहाँ पे बात करी गई है, फीटल हार्ट साउंड को कैसे असेस कर सकते हैं? तीन चीजें होती है, मैं आपको बताता हूँ कि फीटल हार्ट साउंड जो होता है, एफएसएस जो होता है, तीन प्रकार से हम असेस कर सकते हैं और तीन अलग अलग वीक्स में हम उसको असेस कर सकते हैं। सबसे पहली बात कि अगर आप बाय यूएसजी से कर सकते हो। किससे कर सकते हो बच्चों? कि सर यूएसजी से आप कर सकते हैं, कि आपको बीट देखने को मिल सकती है यूएसजी आप जब भी करवाओगे तो, ठीक है। एक आप बाय डॉपलर से कर सकते हो, जैसा कि आपको एग्ज़ाम के क्वेश्चन के अंदर बताया गया है, ठीक है। एक कर सकते हो स्टेथोस्कोप से द्वारा। स्टेथोस्कोप या फिर हम कह सकते हैं फीटोस्कोप। आप सभी ने सुना होगा फीटोस्कोप, स्टेथोस्कोप के बारे में, जो कान लगा के सुनते हैं, उसी को बोलते हैं स्टेथोस्कोप। और ऐसा एक यंत्र होता है भोंपू टाइप का, उसको बोलते हैं फीटोस्कोप। आगे बात समझ में? इन तीनों चीज़ों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, हमारी फीटल हार्ट साउंड को असिस्ट कर सकते हैं, सुन सकते हैं। आगे बात समझ में? लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि सर कौन से वीक में किससे हम कर सकते हैं? आप सभी को पता होगा कि सर वाया डॉपलर, अगर हम वाया डॉपलर से कर रहे हैं तो सर 10th वीक में हम कर सकते हैं। 10वें वीक पे हम वाया डॉपलर से कर सकते हैं और 18 वीक पे हम कहाँ कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 18 वीक्स पे हम हमारे स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप से कर सकते हैं। लेकिन किसी को यूएसजी के बारे में पता है कि, या अगर यूएसजी के बारे में पता है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे हमारे चैनल पे
कि सर यूएसजी से हम कितने वीक्स पे इसको कर सकते हैं, तो आपको बताना है कि सर यूएसजी से हम 6 वीक पे इसको क्या कर सकते हैं, असिस्ट कर सकते हैं। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? देखो क्वेश्चन बहुत ईज़ी है, लेकिन क्वेश्चन को समझने का तरीका आपको आना चाहिए। क्वेश्चन के साथ रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। आगे बात समझ में? आपको अगर किसी भी क्वेश्चन को पढ़ना है, तो क्वेश्चन का मोटो ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ़ हमें क्वेश्चन को पढ़ना है। उससे आस-पास घिरी हुई सारी चीज़ों को हमें पढ़ना है। आगे बात समझ में, तभी आपका जो सक्सेस है, आप जो छोटे कम समय में के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर सकते हो। आगे बात समझ में? चलिए, तो एक क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको 3 सवाल बता दिए हैं कि सर फीटल हार्ट साउंड को हम 3 तरह के असेस कर सकते हैं। कैसे-कैसे कर सकते हैं कि सर यूएसजी के द्वारा कर सकते हैं, एट 6 वीक पे कर सकते हैं, बाय डॉपलर से करेंगे तो 8 टू 10 वीक्स। अगर आपसे कोई एग्ज़ैक्ट आंसर की बात करें तो आपको 10 वीक बताना है, लेकिन अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है कि सर रेंज के अंदर क्या होगा, तो 8 टू 10 वीक्स बताना है। इसी तरह 18 वीक्स आपको एग्ज़ैक्ट आंसर बताना है स्टेथोस्कोप और फीटोस्कोप के द्वारा। अगर आपसे कोई क्वेश्चन करता है रेंज के अंदर, तो 16 से 18 वीक्स बताना है। क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? आ गई या नहीं आई? चलिए, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन बहुत ईज़ी था। आप बताएँगे मुझे क्वेश्चन नंबर अगला क्या कहता है? ट्रैकियोस्टमी इज़ यूजुअली परफॉर्म्ड बिटवीन द ट्रैकियल रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज ऑफ। क्वेश्चन पूछा गया है कि सर जब हम ट्रैकियोस्टमी परफॉर्म करते हैं, तो कौन से रिंग्स का यूज़ किया जाता है? कौन सी रिंग्स के बीच में हम क्या करते हैं, ट्रैकियोस्टमी को परफॉर्म किया जाता है? क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन पूछा गया है और पूछा भी जा सकता है। आगे बात समझ में? तो बताएँगे? कि सर जैसे ही मैं आपको कुछ यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। देखो, सबसे पहली चीज़, आप सभी को पता है जब भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं, जब भी हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रखते हैं, तो बच्चों हमें किस-किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? सर एंडोट्रेकियल ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है और ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब की ज़रूरत पड़ती है। इन दोनों में से एक भी होगी तो हम पेशेंट को वेंटिलेटर पे रख सकते हैं। आगे बात समझ में कि रख सकते हैं सर। कि सर ईटी ट्यूब को लगाने को हम क्या कहते हैं? कि सर दोनों को लगाने को हम इंट्यूबेशन कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि सर इनको लगाने को, इनको इंसर्ट करने को हम क्या कहते हैं? कि सर इंट्यूबेशन कहा जाता है। कि सर क्या कहा जाता है? कि सर इंट्यूबेशन कहा जाता है। कि सर ईटी को निकालने को अलग कहा जाता है और टीटी को निकालने को अलग कहा जाता है। अगर आप रिमूव करते हो टीटी को, अगर आप ईटी को रिमूव करते हो तो उसको क्या कहते हैं? कि सर एक्सट्यूबेशन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर कहते हैं एक्सट्यूबेशन। अगर आप वहीं अगर टीटी को निकालते हो, रिमूव टीटी को करते हो, तो उसको कहते हैं डीकैन्युलाइज़ेशन। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लेंगे। ये नॉट सेट 6 और एएसआईसी का क्वेश्चन है। ये 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर डीकैनुलाइज़ेशन का मतलब क्या होता है? तो आपको बता देना है कि डीकैनुलाइज़ेशन का मतलब होता है टीटी को रिमूव कर देना। कि ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब को रिमूव कर देना क्या कहलाता है? कि सर डीकैनुलाइज़ेशन कहलाता है और टीटी को लगा देना क्या कहलाता है? कि सर इंट्यूबेशन कहलाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक कि क्लास में किसी को कोई डाउट है? कि सर बिल्कुल नहीं है। ये बात आपको समझ लेनी है, ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये डीकैनुलाइज़ेशन वाला जो क्वेश्चन है, मैंने आपको बता देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब मैं आपसे बात करता हूँ कि सर ईटी और टीटी को लगाने का पर्पस क्या होता है? ठीक है? अब आपने बताया कि सर वेंटिलेटर पे जब भी हम पेशेंट को रखते हैं तो इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि सर ट्रैकियल रिंग कौन-सी यूज़ करते हैं? कौन-सी ट्रैकियल रिंग के अंदर हमें क्या करनी चाहिए? होल करना चाहिए हमारा जो है जो होल है वो कहाँ करना चाहिए? कौन-सी रिंग के बीच में करना चाहिए? देखो, 2 तरह की चीज़ें होती हैं। मैं अगर आपसे ट्रैकिया की बात करूँ, कि सर अगर मैं आपसे ट्रैकिया की बात करूँ तो ट्रैकिया जो होती है वो कितनी लगभग उसकी लंबाई जो होती है वो 11 से 13 सेंटीमीटर की होती है। अगर मैं इसकी लेंथ की बात करूँ तो कितनी लेंथ होती है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर 11 से 13 सेंटीमीटर की इसकी लेंथ होती है और लगभग इसके अंदर 16 से 20 ट्रैकियल रिंग पाई जाती हैं। ट्रैकियल रिंग पाई जाती हैं। आगे बात समझ में जो क्या काम करती हैं, जैसे कि सपोज़ दैट ये ट्रैकिया है और ये हाफ, जैसे कि सपोज़ दैट ये ट्रैकिया है और ये जो मैंने आपको बनाई हैं, ये हाफ हमारी क्या मिलती हैं, रिंग मिलती हैं, हाफ मिलती हैं, पूरी नहीं होती हैं, ध्यान रखना इस चीज़ का। ये पूरी नहीं होती है, इसको कोलैप्स होने से बचाने का काम करती है कि ये जब ये कोलैप्स ना हो जाए, ये एक-दूसरे से चिपक ना जाए, इसीलिए वो क्या करती है, इनको एक बराबर गैप के अंदर पूरी ट्रैकिया को मेज़र करने का काम करती है, उसको रोके रखने का काम करती है। आगे बात समझ में कि सर कितनी रिंग्स होती हैं? कि सर 16 से 20 होती हैं। 16 से 20 इसके अंदर रिंग्स पाई जाती हैं और कितनी लेंथ होती है इसकी सर 11 से
11 से 13 सेंटीमीटर की होती है। ट्रैकिया जो होता है वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन का पार्ट है, कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का क्या है बच्चों, एक ऑर्गन है, एक पार्ट है। आगे बात समझ में चलियो। अब मैं आपसे बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सर कौन सी ट्रैकियल रिंग पे आप करते हो, तो आपको बता देना है कि सर सेकंड और थर्ड हमारे ट्रैकियल रिंग के बीच में जो स्पेस होता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, हमारी ट्रेकियोस्टमी को परफॉर्म करते हैं या ट्रेकियोस्टमी को डालते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन नहीं है, आपके आंसर के अंदर अगर आपके ऑप्शंस के अंदर सेकंड और थर्ड वाला ऑप्शन नहीं है, तो आपको जो करना है वो थर्ड एंड फोर्थ करना है। थर्ड एंड फोर्थ करना है। ये दोनों बातें आपको समझ लेनी है, दोनों बातें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये दोनों बातें समझ में आ गई। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है प्यारे बच्चों, अब कैसे आता है कि सर एक है हमारी एक पेशेंट है जिसकी एक हमने ट्रेकियोस्टमी को प्लान किया हुआ है काफ़ी दिन से। अगर आपकी प्लान्ड ट्रेकियोस्टमी है अगर आपकी प्लान्ड ट्रेकियोस्टमी है, तो उसके अंदर हम कैसा कट लगाते हैं कि प्यारे बच्चों की सर हॉरिजॉन्टल क्या लगाते हैं कि सर कट लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल लगाते हैं। अगर आपने प्लान कर रखा है काफ़ी दिन से आपका पेशेंट का प्लान है कि इसको हम क्या क्या करेंगे, ट्रेकियोस्टमी करेंगे। अगर प्लान्ड है तो आपको हॉरिजॉन्टल कट लगाना है। अगर आपका इमरजेंसी में आपने क्या किया है, इमरजेंसी के अंदर आपने क्या किया है प्यारे बच्चों, अगर ट्रेकियोस्टमी परफॉर्म होती है इमरजेंसी के अंदर, तो आपको कैसा कट लगाना है कि सर वर्टिकल कट लगाना है। कैसा लगाना है कि सर वर्टिकल कट लगाना है। वर्टिकल कैसा होता है, लंबा होता है, ऐसे के ऐसे ही हमें कट लगा देना है। अगर हॉरिजॉन्टल की बात करें तो ऐसा होता है। आगे बात समझ में सभी को कि सर हॉरिजॉन्टल हमें कैसा लगाना है, ऐसा लगाना है, और वर्टिकल हमें कैसा लगाना है कि सर लंबा लगाना होता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्वेश्चन क्या कह रहा था हमारा कि सर कौन सी परफॉर्म्ड करेंगे ट्रैकियल रिंग के बीच में, तो आपको आंसर जाएगा सी आंसर। जिस भी बच्चे का सी आंसर है वो करेक्ट आंसर है। अगर आपको ये आंसर में नहीं है तो आपको थर्ड एंड फोर्थ वाला जाएगा। क्या मेरी बात आपको क्लियर, क्रिस्टल क्लियर हो गई है बच्चों? यहाँ तक की क्लास में किसी को डाउट तो नहीं है? आगे चले हम। यहाँ तक की क्लास में अगर किसी को डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकता है। किसी भी प्रकार के क्वेश्चन के अंदर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। आगे बात समझ में, हमारा क्वेश्चन करने का मोटिव ये नहीं है प्यारे बच्चों कि हमें सिर्फ एक क्वेश्चन को देखना है। हमारे क्वेश्चन करने का मोटिव ये है कि हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस इर्द-गिर्द से बनते हैं, जितने भी चारों पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी इर्द-गिर्द से क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हीं को हमें क्या करना है, पढ़ना है। उन सबको हमें डिटेल में बात करते हुए चलना है। आगे बात समझ में? चलिए। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन ऑफ द ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। कैसा, आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझना है, इतना इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको इसको मतलब समझना है कि सर सेंसिटिविटी एंड रिएक्शन ऑफ ए ड्रग इज टेस्टेड बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग। बताएंगे फटाफट से क्या आंसर इसका होने वाला है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखो, अगर आपने कहीं भी कहाँ किया है, काम किया है, कहाँ पे, अगर आपने आप में से किसी ने भी हॉस्पिटल के अंदर काम किया है तो आप सभी को पता होगा कि जब भी हम एंटीबायोटिक देते हैं पेशेंट को, जब भी हम किसी भी एंटीबायोटिक को पेशेंट को देते हैं, तो उससे पहले क्या किया जाता है कि सर एएसटी किया जाता है। एएसटी का मतलब होता है एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट। एंटी सेंसिटिविटी टेस्ट होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, पेशेंट को उस सेंसिटिविटी से चेक करते हैं पेशेंट जो ड्रग है हमारी वो सेंसिटिव है या नहीं है। अगर पेशेंट के लिए सेंसिटिव है तो ठीक है, अगर नहीं है तो उसको क्या हो जाएगी, एलर्जी होने लगेगी। कैसी होने लगेगी मेरे प्यारे बच्चों कि सर एलर्जी होने लगेगी। काफ़ी बच्चों आपने सुना होगा कि सर इस पेशेंट को इस ड्रग से क्या है, एलर्जी है। इस पेशेंट को इस ड्रग को देने से एलर्जी हो जाती है। इसके अंदर क्या होती है, एलर्जिक रिएक्शंस पैदा हो जाती हैं। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक को देने से पहले हम किसी भी पेशेंट के अंदर एएसटी करते हैं। और एएसटी के अंदर जो हम लेते हैं वो कितना लेते हैं कि सर 0.5 टू 1 ml तक हम कितना लेते हैं, इसके अंदर सॉल्यूशन लेते हैं, या फिर हम कह सकते हैं ड्रग का इन्वॉल्वमेंट लेते हैं। ठीक है, और किस रूट से हमें देते हैं कि सर आईवी देते हैं क्या, कि सर आईवी हम नहीं दे सकते। किसी भी एंटीबायोटिक को हमें आईवी आईवी देते हैं, लेकिन हमें एएसटी के पर्पज से कभी भी आईवी नहीं देनी है। अगर आपने आईवी दे दी तो एएसटी का मतलब क्या हुआ, आपने तो सीधा ब्लड के अंदर ही इंसर्ट कर दिया उसको। तो इन्फेक्शन या फिर जो एलर्जिक रिएक्शन है वो तो डायरेक्टली हो जाएगी कि सर बिल्कुल हो जाएगी। इसीलिए हमें क्या नहीं करना है कि सर इंट्रावीनसली हमें नहीं देना है कि सर
इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं कि सर मसल्स के अंदर भी नहीं देना है, मसल्स के अंदर उतना रिजल्ट नहीं आ पाएगा जितना जल्दी आपको रिजल्ट चाहिए। आगे बात समझ में कि सर सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर दे सकते हैं क्या? कि सर बिल्कुल नहीं दे सकते, ये क्यों? ये भी डीप टिश्यूज होते हैं। अगर आपको देना है तो कहाँ देना है? हमारी सुपरफिशियल लेयर। सुपरफिशियल लेयर जो कौन सी होती है कि सर एपिडर्मिस होती है। एपिडर्मिस के जस्ट नीचे कौन सी लेयर पाई जाती है कि सर डर्मिस पाई जाती है। और डर्मिस लेयर के अंदर जो डर हम जो इंजेक्शन लगाते हैं उसको कहते हैं इंट्राडर्मिस, उसको कहते हैं इंट्राडर्मिनली, उसको कहते हैं इंट्राडर्मिस। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? कि जब भी हमें एएसटी देना होता है तो इंट्राडर्मिस लेयर का यूज किया जाता है। और एएसटी देने के बाद आपने सपोज दैट किसी पेशेंट को एएसटी दे दी, सपोज दैट आपने किसी पेशेंट को एएसटी दे दी और उसी आपने सपोज दैट कि एएसटी यहाँ पे दी है। अगर एएसटी यहाँ पे दी है तो आपको एक गोला करना है, जिस आपकी जो पंक्चर साइट है वहाँ पे एक गोला करना है और गोला करके आपको अपना टाइम जो है वो लिख देना है। टाइम क्यों लिखते हैं बच्चों? क्योंकि हमें उसके 30 मिनट के बाद उसको देखना है, क्योंकि उसके हमें 30 मिनट के बाद उसको देखना है। अगर पेशेंट को कोई एलर्जिक रिएक्शंस हैं तो वो 30 मिनट के अंदर हो जाएगी। अगर नहीं होगी तो इसका मतलब जो पेशेंट है वो क्या है? सेंसिटिव है उसके लिए। आगे मेरी बात समझ में, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही मेरे प्यारे बच्चों? मैंने आपको क्या बताया कि सर एएसटी जब भी देते हैं तो हमें 30 मिनट का वेट करना होता है। हमें वहाँ पे डेट एंड टाइम डाल देना होता है वहाँ पे साइट पे जिस पे आपने एएसटी दिया है, क्योंकि उस टाइम से आप मेजर कर सकते हो कि 30 मिनट अब हो चुके हैं। आगे बात समझ में? तो 30 मिनट का समय होता है, फिर उसके बाद आप जो एंटीबायोटिक है हमारी वो क्या कर सकते हो? एडमिनिस्टर कर सकते हो। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। और जब भी मुझे एक खास बात बताएंगे आप सभी कि सर जो इंट्राडर्मिस जो लेयर होती है वो कितने इंट्राडर्मल जो इंजेक्शन होता है वो कितने एंगल पे लगाया जाता है, कितने डिग्री के एंगल पे लगाया जाता है? तो 10 डिग्री, 10 टू 15 डिग्री के एंगल पे हम लगाते हैं इंट्राडर्मिस लेयर। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो होता है, सबक्यूटेनियस जो होता है वो 45 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। मस्कुलर जो होता है वो 90 डिग्री के एंगल पे लगाते हैं। कि सर इंट्रावीनस जो होता है वो 25 डिग्री पे लगाया जाता है। क्या आपको इनकी डिग्री का जो आपको एंगल जो है वो आपको मालूम होना चाहिए कि सर इंट्राडर्मली हमें लगाना है तो हमें कितना लगाना है? कि सर 10 टू 15 डिग्री का जो है एंगल है वो आपको मेंटेन करना होता है। अगर आपको लगाना है सपोज दैट, अगर आपको लगाना है कि सबक्यूटेनियस टिश्यूज के अंदर लगाना है तो 45 डिग्री का एंगल मेंटेन करना होता है। अगर आपको क्या करना है, अगर आपको इंट्रामस्कुलरली लगाना है तो आपको 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करना होता है। आगे बात समझ में? यहाँ तक की लिस्ट जो बातें हैं वो क्लियर हो गई हैं आप सभी को? बहुत बढ़िया। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कहता है कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग इज नोन एज। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्वेश्चन इजी है, बताएंगे फटाफट से कि सर इन्फ्लामेशन अगर किसी टंग का हो चुका है, अगर किसी टंग का इन्फ्लामेशन हो गया है तो उसको क्या कहते हैं? क्या जिंजिवाइटिस कहेंगे, स्टोमेटाइटिस कहेंगे, या पेरोटाइटिस कहेंगे, या ग्लोसाइटिस कहेंगे? बताएंगे प्यारे बच्चों फटाफट से यहाँ पे। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, क्वेश्चन को समझना है और आंसर करना है। बताएंगे यहाँ पे क्या आंसर होने वाला है, क्या यहाँ पे आंसर जाने वाला है? फटाफट से बताएंगे। इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग, मैंने आपको बताया था कि जब भी इन्फ्लामेशन होता है तो किसी भी वर्ड के पीछे आइटिस लगा होता है। लगा होता है नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। आइटिस लगा होता है इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन। अगर किसी भी वर्ड के पीछे एक्टमी लगा होता है, एक्टमी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। एक्टमी वर्ड का मतलब होता है रिमूवल। ऑस्टमी वर्ड का मतलब क्या होता है कि सर आर्टिफिशियल ओपनिंग। कि सर क्या होता है कि सर आर्टिफिशियल ओपनिंग होनी है। स्कोपी वर्ड जिसके भी पीछे लगा हुआ है उसका मतलब होता है विजुअलाइजेशन, कि आपने उस चीज को आपने देखा है, विजुअलाइजेशन किया है। अगर मैं आपसे इसकी बात करूं कि सर क्या होता है कि सर हिस्टेरेक्टोमी, सर हिस्टेरेक्टोमी का मतलब क्या होता है कि रिमूवल ऑफ यूट्रस। आप सभी को पता है या नहीं पता है? कि सर बिल्कुल पता है, बहुत बढ़िया। आप, मेरा एक शॉर्ट्स भी वायरल हुआ है, उस शॉर्ट्स के अंदर भी आप चीज़ें देख सकते हो कि सर हमने इस चीज़ के बारे में भी मैंने आपको वहाँ पे बताया है। आगे बात समझ में? कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग क्या कहलाएगा? कि सर ग्लोसाइटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर ग्लोसाइटिस कहलाएगा। अगर मैं आपसे जिंजीवाइटिस की बात करूं तो जिंजीवाइटिस का मतलब क्या होता है? कि सर जिंजीवाइटिस का होता है इन्फ्लामेशन ऑफ गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं
उनको कहते हैं गम्स, उनको कहते हैं गम्स। तो गम्स का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? जिंजीवाइटिस कहलाएगा। स्टोमेटाइटिस का मतलब मुझे फटाफट से बताएंगे मेरे प्यारे बच्चों। स्टोमेटाइटिस का मतलब ये मत समझ लेना कि स्टमक का इन्फ्लामेशन होता है। ध्यान रखना इस चीज़ का। यहाँ पे काफ़ी बच्चे जो हैं वो कंफ्यूज होकर अपना आंसर जो है वो गलत कर देते हैं। तो प्लीज़ यहाँ पे आपको इस चीज़ से बचना है, आपको अपना आंसर जो है वो गलत नहीं करना है। समझो इस बात को। स्टोमेटाइटिस तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? कि सर ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों? कि सर स्टोमेटाइटिस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कि सर स्टोमेटाइटिस कहलाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर आपके मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अगर ये ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन है तो स्टमक का इन्फ्लामेशन क्या कहलाएगा? अगर आपको स्टमक का इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक अगर आ रहा है कि सर इन्फ्लामेशन ऑफ स्टमक आपको आता है तो आपको क्या करना है? सर आपने सुना होगा कि सर गैस्ट्राइटिस का मतलब क्या होता है? सर गैस्ट्रिक वर्ड यूज करते हैं हम किसके लिए मेरे प्यारे बच्चों? कि सर गैस्ट्रिक वर्ड का यूज करते हैं हम स्टमक के लिए। किसके लिए करते हैं? हमारे स्टमक के लिए हम किसका यूज करते हैं? कि सर गैस्ट्राइटिस का यूज करते हैं। गैस्ट्रिक वर्ड जो होता है वो हमारे स्टमक के लिए यूज होता है या नहीं होता है? कि सर बिल्कुल होता है। कि तो इन्फ्लामेशन ऑफ द स्टमक क्या कहलाएगा? कि सर गैस्ट्राइटिस कहलाएगा। स्टोमेटाइटिस का मतलब होता है ओरल म्यूकोसा का इन्फ्लामेशन हो जाना। कि सर पैरोटाइटिस का मतलब क्या होगा? कि सर पैरोटाइटिस का मतलब होता है पैरोटिड एक ग्लैंड होती है। पैरोटिड एक ग्लैंड होती है जो कि कैसी है? सलाइवरी ग्लैंड होती है मेरे प्यारे बच्चों। कि सर सलाइवरी ग्लैंड होती है पैरोटिड ग्लैंड। अब पैरोटिड ग्लैंड क्या होती है? कि सर इसका इन्फ्लामेशन हो जाना, पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन हो जाना क्या कहलाता है? पैरोटाइडाइसिस कहलाता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गया है? चलिए मैं आपसे कुछ एक क्वेश्चन करता हूँ। आप सभी को पता होगा कि सर डिस्फेजिया किसे कहते हैं? दो कंडीशन मैं आपको बताऊंगा कि सर एक तो होता है डिस्फेजिया होता है। दोनों के अंदर कैसे कैसे आपको कंफ्यूजन होता है मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है डिस्फेसिया, एक होता है डिस्फेजिया, एक होता है डिस्फेसिया। अगर आपको दोनों के अंदर अगर आपको अंतर देखने को मिल रहा होगा तो सिर्फ और सिर्फ जी और एस का फर्क होता है। सिर्फ और सिर्फ मैंने जो अंडरलाइन करे हैं उनको ध्यान देना है कि सर एक तो होता है जी, एक होता है एस। और जहां भी आपको जी का मतलब दिखे, जी का मतलब आपको दिखे, इसका मतलब आपको समझना है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है। तो आपको लिखना है कि सर डिफिकल्टी इन swallowing, किसे निगलने में दिक्कत होना। जी फोर गैस्ट्रिक, गैस्ट्रिक वाला प्रॉब्लम यहाँ पे आने को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब समझना है कि सर जी फोर गैस्ट्रिक तो इन्फ्लामेशन ऑफ सैलोइंग, निगलने में दिक्कत आ जाना क्या कहलाएगा? डिस्फेजिया कहलाएगा। अगर डिस्फेजिया आता है तो इसका मतलब होता है डिफिकल्टी इन स्पीक, बोलने में क्या करना? बोलने में अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो उसको कहते हैं डिस्फेसिया। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वन लाइनर क्वेश्चंस के अंदर आती हैं, इतनी बार पूछी गई हैं कि आपको इनको याद करना ही होगा। आगे बात समझ में, इतने इजी क्वेश्चंस अगर आप गलत गलत करोगे मेरे प्यारे बच्चों तो आपका सिलेक्शन जो है वो बहुत पीछे चला जाएगा। आगे बात समझ में, तो आपको जो है इजी क्वेश्चंस को बिल्कुल गलत नहीं करना है। अपनी आगे जो प्रोसीड अपनी जो तैयारियां हैं वो इजी क्वेश्चन के साथ बढ़ाएं ताकि आपकी जो पॉसिबिलिटीज है बेस को गलत करने की वो गलत ना हो पाए। आगे बात समझ में, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, कि कॉन्शियसनेस को लेवल को असेस करने के लिए किस स्केल का यूज किया जाता है? क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बताएगा। मैंने रिसेंटली एक क्लास ली है जो हाई हील टॉपिक्स के अंदर आता है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस लेवल ऑफ कॉन्शियस असेस करने के लिए एक स्केल होती है जीसीएस स्केल। जीसीएस ग्लास को कॉमा स्केल, जीसीएस स्केल। आगे बात समझ में, जिसका भी ए आंसर है वो करेक्ट आंसर है। जिसने भी मेरी जीसीएस के ऊपर क्लास नहीं ली है प्लीज गो एंड वॉच, वहाँ पे इतनी सारी अच्छी चीजें मैंने आपको बताई हैं जो कि आपके एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। मैं आपको कुछ ब्रीफ डिस्कशन यहाँ पे देना चाहता हूँ जीसीएस के रिगार्डिंग। देखो जीसीएस की अगर मैं आपसे बात करूँ, जीसीएस की फुल फॉर्म होती है ग्लासको कॉमा स्केल। इसका जो हम यूज करते हैं वो किसके लिए करते हैं? कि सर टू असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, टू असिस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस
कॉन्शियसनेस। आप कैसे पता लगाओगे कि ये बंदा जिंदा है या मरा हुआ है, या बंदा बेहोश है या फिर क्या है, कॉन्शियस है, या तो कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, कैसे पता लगाओगे? तो उसके लिए एक जीसीएस स्केल बनाई है उन्होंने, उसका नाम है जीसीएस, ग्लासगो कोमा स्केल। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि सर इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, कि सर इसके अंदर कितने पैरामीटर्स होते हैं, कितने पॉइंट्स इसके अंदर इंक्लूड होते हैं, कि सर 3 होते हैं। कौन से होते हैं? कि सर इसके अंदर एक तो देखते हैं आई रिस्पॉन्स देखा जाता है, एक होता है वर्बल रिस्पॉन्स, ठीक है, एक होता है मोटार रिस्पॉन्स। 3 तरह के रिस्पॉन्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जिसको बोलते हैं ईबीएम। एक तो हम आई रिस्पॉन्स देखते हैं, एक हम देखते हैं वर्बल रिस्पॉन्स देखते हैं, एक हम देखते हैं मोटार रिस्पॉन्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि सर एक मिनिमम जो स्कोर होता है, एक तो होता है मिनिमम स्कोर, एक होता है मैक्सिमम स्कोर। अगर मैं आपसे मिनिमम स्कोर की बात करूं तो मिनिमम जो स्कोर होता है आई रिस्पॉन्स का वो 1 होता है, और वर्बल रिस्पॉन्स का भी 1 होता है, मोटार रिस्पॉन्स का भी 1 होता है। मिनिमम स्कोर जो होता है तीनों का क्या होता है बच्चों, कि 3 होता है, तीनों का मिलके 3 होता है, और मैक्सिमम जो स्कोर होता है आई का वो 4 होता है, वर्बल रिस्पॉन्स का 5 होता है, और मोटार रिस्पॉन्स का 6 होता है। टोटल कितना होता है? मैक्सिमम स्कोर 15 होता है। अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन किया जाता है कि सर हमारा मिनिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, तो आपको आंसर करना है कि सर 3 होता है। अगर आपसे पूछे कि मैक्सिमम स्कोर ऑफ जीसीएस, तो कितना होता है, कि सर 15 होता है। आगे बात समझ में? अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि अगर मेरी बात करेंगे, अगर आप मेरा जीसीएस देखोगे या मैं आपका जीसीएस देखूंगा, तो आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, आप अच्छा सुन सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, आपके अंदर मोटर पावर बस बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आपका जो जीसीएस होगा वो क्या होगा, कि सर E4B5M6, क्या होगा आपका जो जीसीएस होगा वो कैसा होगा, कि सर E4B5M6 होगा। अगर कोई बंदा जो आपको देख सकता है, ठीक है, जिसकी आंखें सही हैं, ठीक है, उसकी मेटर रेस्पॉन्स भी सही है, E4M6 तो हो गया, लेकिन बोल नहीं सकता, उसके मुंह में क्या लगी हुई है, टीटी ट्यूब लगी हुई है, ईटी ट्यूब लगी हुई है। समझ में आई बात? उसको अगर एंडोट्रेकियल ट्यूब मुंह के अंदर लगी हुई है तो क्या बोल पाएगा क्या, कि सर बिल्कुल नहीं बोल पाएगा। तो बी क्या लिखेंगे सर, बी ईटी लिखेंगे। अगर उसको टीटी है तो बी टीटी लिखेंगे, तो क्या इसका स्कोर हो जाएगा, तो सर बी ईटी E4BET M6 इसका स्कोर हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। ऐसे ही कुछ जीसीएस का मैंने पूरा लेक्चर आपको ले रखा है, वहाँ पे आप जाके देखेंगे, आपको पूरी चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएगी। आगे बात समझ में? मैंने डिफरेंट डिफरेंट इसको कैटेगरीज के अंदर बताया गया है कि आई रिस्पॉन्स के अंदर जो 4 होते हैं वो कैसे-कैसे होते हैं, कि हम पेन करते हैं तो कितना रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और मैंने एम्स दिल्ली के अकॉर्डिंग ही वो बहुत सारी चीज़ें आपको बताई हैं। जो एम्स दिल्ली मानता है, जो एम्स दिल्ली अपने नोट्सों के अंदर छापता है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको विद प्रूफ के साथ आपको बताई हैं। आगे बात समझ में? चलिए। दूसरा लेवल की देख लेते हैं कि सर स्नेलल चार्ट जो होता है वो किसके लिए होता है, कि सर जो स्नेलल चार्ट यूज़ होता है वो हमारी विजुअल एक्यूटी के चेक करने के लिए होता है। विजुअल एक्यूटी का मतलब समझ रहे हो, कि आपने कभी भी अपने चश्मे बनवाए होंगे या किसी को आप साथ लेके गए होंगे चश्मे बनवाने के लिए, तो आपको एक टेबल पे बिठाया जाता है और सामने से पूछा जाता है कि सर ये कितने चार्ट हैं, आपको कौन-कौन से वर्ड जो हैं दिखाई दे रहे हैं? आप सभी को पता होगा। वहाँ पे ए, आ, ई, ऊ ऐसे लिखा होता है। आपको उनको देखना होता है, पहले छोटा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है, फिर और बड़ा होता है। ठीक है? उसको कहते हैं स्नेलल चार्ट। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। एक होता है ब्रैडन स्केल। ब्रैडन जो स्केल होती है वो हम बेड सोर को असिस्ट करने के लिए करते हैं। बेड सोर अगर किसी पेशेंट को हो जाता है तो उसके असिस्ट करने के लिए, कि वो ग्रेड 4 है, ग्रेड 3 है, ग्रेड 2 है या ग्रेड 1 है। आगे बात समझ में? उसको असिस्ट करने के लिए एक स्केल का यूज़ किया जाता है जिसको बोलते हैं ब्रैडन स्केल। ये किसने दिया था? बारबरा ब्रैडन ने दिया था। इसकी अगर आपको क्लास लेनी है तो मेरी फंडामेंटल के लेक्चर्स के अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके अंदर आप फंडामेंटल का जो टॉपिक है ये बेडसोर वाला आप उसको लेंगे, वहाँ से डिटेल में मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी हैं। प्लीज़ गो एंड वॉच। बहुत अच्छी वीडियो है, आपको अच्छे से अच्छे समझ में आएगा। आगे बात समझ में? चलिए। क्वेश्चन नंबर डी की बात करते हैं कि सर पर्ल इंडेक्स के लिए यूज होती है, कि सर पर्ल जो इंडेक्स होती है वो किसके लिए यूज करते हैं, कि सर ये फैमिली प्लानिंग के जो मेथड्स होते हैं उनके लिए हम यूज करते हैं। हम इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस के लिए यूज करते हैं, कि कौन सी, इसके अंदर हम क्या देखते हैं
कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इफेक्टिव है और कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो है वो इफेक्टिव नहीं है। पर्ल इंडेक्स किसके लिए यूज होती है कि सर ये तो कॉन्ट्रासेप्शन के इफेक्टिवनेस को चेक करने के लिए होती है। आगे मेरी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आई या नहीं आई? कि सर अगर मैं आपसे बात करूं कि सर पर्ल इंडेक्स कहाँ यूज होती है, कि सर कि सर पर्ल इंडेक्स कहाँ यूज होती है, लिख देंगे सारे बच्चे कि सर पर्ल इंडेक्स कहाँ यूज होती है मेरे प्यारे लाल लालियों? कि सर टू असिस और चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ टू चेक द इफेक्टिवनेस ऑफ किसकी इफेक्टिवनेस? कि सर कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या मेरी बात समझ में आ गई? ये क्वेश्चन इतनी दफा आपसे पूछा गया है तो आपको इसको याद कर लेना है। आगे मेरी बात समझ में मेरे प्यारे बच्चों? चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि इन्फ्लामेशन ऑफ द टिश्यू सराउंडिंग द नेल्स के सराउंडिंग होने वाला इन्फ्लामेशन क्या कहलाता है? देखो मैं आपसे कुछ नेल्स के रिगार्डिंग बात करता हूँ कि नेल्स के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो अगर इन्फ्लामेशन होता है टिश्यूज के रिगार्डिंग या नेल्स के रिगार्डिंग, अगर आपको नेल के चारों तरफ आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है तो उसको बोलते हैं पेरिनोचिया। पेरोनोचिया उसको बोलते हैं पेरिनोचिया। अब क्लबिंग ऑफ फिंगर्स क्या होते हैं, कॉइलोनोचिया क्या होता है और ओनिकोलाइसिस क्या होता है? देखो मैं आपके लिए कुछ डायग्राम के बारे में बताता हूँ। देखो हमने बताया था कॉलिनोचिया, कॉलिनोचिया के अंदर क्या होता है? देखो कॉलिनोचिया के अंदर एक स्पून शेप की चम्मच चम्मच जैसी आपको क्या देखने को मिलती है? हमारे स्पून की आकृति आपको देखने को मिल जाती है। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलती है कि स्पून शेप नेल आपको देखने को मिलते हैं। कैसे देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? कि सर इसके अंदर स्पून शेप के नेल आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे बात समझ में देखो और दिखाता हूँ कि सर क्लब्ड ऑफ फिंगर्स मतलब क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के अंदर क्या होता है? देखो नॉर्मल के अंदर कैसा होता है? हमारा वेज जो होता है आपको दिखाई दे रहा होगा चौड़े के अंदर, मैंने आपको और चौड़ा कर देता हूँ कि सर इसके अंदर ये तो कंडीशन होती है नॉर्मल, ये तो कंडीशन होती है नॉर्मल। अब मैं आपको अब नॉर्मल कंडीशन दिखाता हूँ। डिस्टॉर्टेड द एंगल नेल बड, नेल बड कैसा हो गया है? डिस्टॉर्टेड, उभार की तरह आपको आगे देखने को मिलेगा, उसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। ऐसी फिंगर्स आपको देखने को मिलती है कहीं ना कहीं। कैसी फिंगर्स आपको देखने को मिलती हैं? कि सर ऐसी फिंगर्स आपको देखने को मिलती हैं, उसको कहते हैं क्लबिंग ऑफ फिंगर्स। कि यहाँ से आपकी जो है वो पतली हो जाएगी और आगे से जो है वो चौड़ी चौड़ी आपको देखने को मिलेगी। ये सारी जेनेटिक कंडीशंस होती हैं, ये हमारे माता पिता से आपको मिलती हैं। आगे बात समझ में? चलिए ये क्लबिंग ऑफ फिंगर्स के बारे में था। ये जो है वो पेरिनोचिया है। ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कि सर ये है पेरिनोचिया। पेरिनोचिया के अंदर मैंने आपको बताया था कि आपको नेल्स के चारों तरफ इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है। नेल्स के चारों तरफ आपको इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, उसको कहते हैं पेरिनोचिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। कि सर ये वाला कौन सा है? ये है हमारा ओनिकोलाइसिस। ओनिकोलाइसिस के अंदर आपको ऐसा व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस देखने को मिलता है अपने फ्रंट ऑफ नेल के ऊपर। ऐसा व्हाइट व्हाइट अपीयरेंस आपको देखने को मिलता है। और एक जो चंद्रमा आपको देखने को मिलता है ये वाला, ये भी आपको ओनिकोलाइसिस के अंदर देखने को मिल जाता है। क्या मेरी बात समझ में आ गई? चारों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्पून शेप का जो आपको देखने को मिल रहा है ये भी ओभार जो है वो स्पून शेप का देखने को मिलता है। ये भी कहाँ देखने को मिलता है? चलिए, तो इन चारों का मतलब आपको समझ में आ गया। इन चारों का मैंने आपको डायग्राम दिखा दिया। इसके अंदर कुछ नहीं करना है, सिंपल सी बातें हैं। और पेरिनोचिया का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन, स्पून शेप। आपको ये बात ज़रूर ध्यान रखनी है कि कॉलिनोचिया के अंदर स्पून शेप की चम्मच जैसी आपको क्या देखने को मिलती हैं? नेल्स देखने को मिलते हैं। स्पून शेप नेल्स देखने को मिलते हैं। कहाँ देखने को मिलते हैं? कॉइलोनोचिया के अंदर देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है कि नर्स और पेशेंट का जो रेशियो होता है आईसीयू के अंदर वो कितना होना चाहिए? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
कि सर आप सभी को पता है कि जब आईसीयू होता है तो आईसीयू के अंदर जो नर्स पेशेंट का रेशो होता है वो 1:1 का देखा जाता है। कितना देखा जाता है? कि सर 1:1 का देखा जाता है। अगर मैं आपसे बात करूँ कि सर वार्ड के अंदर कि सर वार्ड के अंदर कितना होता है कि सर 1:3 होता है। कितना होता है? कि सर 1:3 होता है कि एक पेशेंट होगा कि सर एक पेशेंट होगा सॉरी एक स्टाफ होगा और 3 पेशेंट होंगे। 3 पेशेंट होंगे और 1 स्टाफ होगा। आगे बात समझ में? आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। कि सर अगर मैं बात करूं कि सर 3:1 मतलब 3 स्टाफ और 1 आदमी, 3 स्टाफ और 1 पेशेंट, तो इसका मतलब होता है कि सर ओटी या लेबर रूम के अंदर जो आपको स्टाफ की जरूरत होती है वो एक मरीज के ऊपर 3 स्टाफ की जरूरत होती है। कितनी जरूरत होती है? कि सर आपको एक मरीज के ऊपर 3 स्टाफ की जरूरत होती है। इसी का जस्ट उल्टा करते हो तो आपको कितना रेशो देखने को मिलता है कि सर 1:3 का रेशो वार्ड के अंदर आपको देखने को मिलता है। चाहे प्राइवेट वार्ड हो, चाहे सर्जिकल वार्ड हो, चाहे मेडिसिन वार्ड हो, किसी भी तरह का कोई वार्ड होता है तो 1:3 का रेशो होता है। अगर ओटी और लेबर रूम की बात करते हैं तो 3:1 का रेशो होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि सर आईसीयू का रेशो कितना होता है तो आपको बताना है कि सर 1:1 होता है। आगे बात समझ में? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ डॉग बाइट। डॉग अगर आपको खा जाता है, अगर कुत्ते ने किसी को खा लिया है तो आपको क्या करना है? इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? बताएंगे फटाफट से क्या आंसर जाएगा यहाँ पे? देखो सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी भी। डॉग की डॉग जब हमें खाता है तो उसकी सलाइवा के अंदर क्या होता है कि सर रेबीज क्या होता है? उसके अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। क्या होता है? कि सर रेबीज बैक्टीरिया उसके अंदर प्रेजेंट होता है। और जब भी हमें खाता है, सपोज दैट ये तुम्हारा पैर है कि सर ये किसी आ, बंदे का पैर है। अगर कुत्ते ने यहाँ पे खा लिया है तो उसके अंदर वो क्या करता है? अपनी जो बैक्टीरियाज हैं, रेबीज जो अपने बैक्टीरियाज हैं, उसको उसके सलाइवा से क्या करता है? सीक्रेट करता है। और सीक्रेशन जो होते हैं वो हमारे ब्लड के अंदर चले जाते हैं। आगे बात समझ में? जब वो ब्लड के अंदर चले जाएंगे तो हमारे ब्लड के अंदर वो चांसेस होते हैं फैलने के। आगे बात समझ में? तो सबसे पहला काम जैसे ही कुत्ते ने खाया वैसे ही आपको क्या करना है? इमीडिएट नर्सिंग इंटरवेंशन की बात कर रहा है कि सर एप्लीकेशन ऑफ द एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक को लगाने से कुछ नहीं होगा। आगे बात समझ में? सूचरिंग कर दें कि सूचरिंग करने से क्या हो जाएगा कि सेंड द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल ले जाने से पहले ये सेकंड थिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों। आपको फर्स्ट थिंग करनी है तो फर्स्ट थिंग करने का मतलब है कि आपको वॉश करना है उस एरिया को। आपको रनिंग वाटर से वॉश करना है। ये नहीं कि आपने एक बाल्टी में पानी भर दिया, उसी के अंदर पैर दे दिया, उसको रगड़ रहे हैं और सलाइवा के सीक्रेशंस जो है पानी में जा रहे हैं, फिर आपके पैर पे लग रहे हैं, फिर वो आप रगड़ रहे हो, फिर पैर के अंदर जा रहे हैं, फिर रगड़ रहे हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आपको क्या करना है कि आपको रनिंग वाटर के अंदर आपको क्या करना है? उसको वॉश करना है। आपको रनिंग वाटर के अंदर उसको वॉश करना है। और वॉश करके क्या करना है मेरे प्यारे बच्चों? सोप एंड वाटर से वॉश करना है। सोप का इस्तेमाल कैसे भी सोप का आप इस्तेमाल कर सकते हो। यहाँ पे कोई ऐसा पर्टिकुलर ये नहीं है कि आपको लक्स का ही यूज करना है, कि आपको पियर्स का ही यूज करना है। आपको किसी भी इस पे यहाँ पे सोप एंड वाटर का यूज कर सकते हो। आगे बात समझ में? बहुत बढ़िया। पासिंग ऑफ ब्लड पासिंग ऑफ ब्लड इन यूरिन। यूरिन के अंदर अगर ब्लड देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं हेमेचूरिया। उसको कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों हेमेचूरिया। अगर आपको प्रोटीन देखने को मिलता है तो उसको कहते हैं, अगर यूरिन इन ब्लड देखो क्या होता है। हेमेचूरिया का मतलब होता है क्या? कि सर ब्लड इन यूरिन, कि यूरिन के अंदर ब्लड का पाया जाना क्या कहलाता है? कि सर हेमेचूरिया कहलाता है। कि सर प्रोटीन अगर देखने को मिलता है, जनरली फिजियोलॉजिकल कंडीशन या जनरली हम बात करें तो प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होता है। किसी ना किसी कारण बस या किसी भी किडनी की डिजीज के कारण प्रोटीन हमें देखने को मिल जाता है। उस कंडीशन को कहते हैं प्रोटीन यूरिया। और जब भी प्रोटीन यूरिन के अंदर प्रोटीन होता है तो उसको कहते हैं प्रोटीन यूरिया। प्रोटीन इन यूरिन। अब यूरेमिया का मतलब क्या है? यूरेमिया का मतलब क्या है? देखो ईमिया जो वर्ड होता है वो किसके लिए होता है? ईमिया जो वर्ड होता है वो ब्लड के लिए होता है। तो यूरिक एसिड का लेवल या यूरिया का लेवल बढ़ जाना किसके अंदर? हमारे ब्लड के अंदर। तो दोनों की कंडीशन अलग अलग है। हेमेचूरिया हेमेचूरिया का मतलब यूरिन के अंदर ब्लड का होना, और ब्लड के अंदर यूरिन का होना यूरेमिया कहलाता है। आगे बात समझ में?
तो यूरिक एसिड या यूरिया इन द ब्लड, और ये क्यों होगा? ड्यू टू क्रॉनिक किडनी डिजीज। क्यों देखने को मिलेगा कि सर क्रॉनिक किडनी डिजीज के अंदर ये देखने को मिलता है कि सर किडनी अगर किसी की खराब हो गई है तो वो क्या करेगा कि सर यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेगी। अब यूरिन फॉर्मेशन नहीं करेगी तो बाहर क्या निकलेगा? नील बटा सन्नाटा। और जब बाहर नहीं निकलेगा तो क्या करेगा? वो ब्लड के अंदर घूमता रहेगा, और जैसे ही हमारे ब्लड के अंदर भरेगा तो उसको बहुत सारी कंडीशंस जो है वो क्या देखने को मिलेगी? ज्यादा देखने को मिलेगी। और नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल कितना होता है आप सभी को पता होना चाहिए कि सर नॉर्मल दो कंडीशंस होती हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ कि सर एक होता है नॉर्मल यूरिक एसिड लेवल और एक होता है यूरिया लेवल। इन दोनों बातों का मतलब आपको पता होना चाहिए। नॉर्मल यूरिक एसिड की मैं आपसे बात करूं तो कितना होता है कि सर 2.52 कितना देखने को मिलता है कि सर 8 mg पर डीएल देखने को मिलता है। 8 mg पर डीएल देखने को मिलता है। अगर यूरिया का लेवल की बात करो तो सर 8 से आपको 25 mg पर डीएल देखने को मिलेगा। कितना देखने को मिलेगा? ये दोनों नॉर्मल लेवल होते हैं। और क्रिएटिनिन का लेवल भी इसके अंदर पूछा जाता है कि सर क्रिएटिनिन का लेवल होता है लेस देन 1.2 mg पर डीएल। कितना होता है? लेस देन 1.2 mg पर डीएल, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आपको अगर रेंज के अंदर देखना है तो 0.6 टू 1.2 mg पर डीएल होता है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? जब भी इनका बॉडी के अंदर लेवल बढ़ता है तो बहुत सारी कंडीशंस हमें देखने को मिल जाती हैं और हमें डायलिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है पेशेंट को। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप सभी को? बहुत बढ़िया। कि सर पॉलीयूरिया का मतलब क्या है? कि अगर एक पेशेंट जो है वो 2000 से 2000 ml पर डे से क्या करता है? यूरिन पास ज्यादा करता है तो उसको कहते हैं पॉलीयूरिया। अगर कोई बंदा अगर कोई बंदा ओलिगूरिया का मतलब क्या होता है? एक होता है ओलिगूरिया। ओलिगूरिया का मतलब होता है अगर कोई पेशेंट जो है वो लेस देन 300 ml पर डे, अगर 300 ml पर डे से कम यूरिन पास करता है तो उसको कहते हैं ओलिगूरिया। वैसे तो 200 भी मानते हैं इसको। लेस देन 200 से 300 इसका जो नॉर्मल वैल्यू होती है वो 200 से 300 होती है। अगली बात में अगर रेंज में पूछा जाए तो आपको ये बताना है। क्या मेरी बात आप तक पहुंच गई है? समझ में आ गया है मेरे प्यारे बच्चों? तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही हम करेंगे। आगे बाकी का जो बचा कुचा है वो नेक्स्ट क्लास में अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे अपने दोस्तों के साथ। अपने स्टोरी लगाएंगे हमें मोटिवेट करने के लिए। अगर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे ताकि हमें और आपको दोनों को मोटिवेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम्स।